सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडमिक स्टडी हब। सो दोस्तों, आज के जो लेक्चर में हम जानने वाले हैं वो है एशियन वर्ल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इसे हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। हम देखेंगे कि शुरुआत में इंसान कैसे रहता था। ठीक है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे खेती शुरू हुई, फिर कैसे सभ्यता बनी, बड़े साम्राज्य बने, और फिर आगे जाकर कैसे एंशियंट ग्रीस ने दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, लेक्चर को बिल्कुल सिंपल रखा गया है ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ आए और साथ ही साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये BHIC 102 है, इसमें ये सारे ब्लॉक्स हैं जिसको कि इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉपर मैंने स्टेप वाइज नहीं उठाया है। ठीक है, लेकिन मैंने जो जितने भी ब्लॉक्स में से सभी ब्लॉक्स में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम क्या जानने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एशियन वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ कोर्स फ्लो बनाया है मैंने आपके लिए, जैसे हम चलने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन, फिर सिविलाइजेशंस, फिर आयरन एज, फिर एम्पायर्स, फिर एंशियंट ग्रीस, है ना, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले अभी आता है हमारा ब्लॉक 1, ह्यूमन एवोल्यूशन। 1 सेकेंड। ओके, अब ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है। सो ह्यूमन एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ अर्ली ह्यूमन ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू मॉडर्न ह्यूमन। मीन्स like simply human evolution is telling us how people like grows from the from the that time to nowadays, है ना। पहले के टाइम पे कैसे थे लोग, यहाँ आप इस पिक्चर में साफ देख सकते हैं ना, कहाँ से लेकर के कहाँ तक आए। तो ये क्या है, एक जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। सबसे पहली बात कि अगर ऐसा चीज हुआ है ना, जैसे कि हमारी थ्योरी ऐसे बताती है कि ऐसा हुआ है कि एक बंदर से लेके लोग इंसान बने, तो क्या ये एक दिन का प्रोसेस रहा होगा या कुछ ही सालों का प्रोसेस रहा होगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखे सिंपल, तो जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई नॉर्मल घर ही बनता है, तो क्या वो सीधा बन जाता है? नहीं बनता ना। सबसे पहले उसमें ईंटें लगानी पड़ती हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, मीन्स डे बाय डे करके धीरे करके एक फाउंडेशन तैयार होती है, फिर उसके ऊपर दीवार बनती है, फिर जाके कहीं मतलब छत वगैरह डाल के आपका घर तैयार होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है ना, कि जो इंसान बनने में जो टाइम लगा ना, वो कोई एक दिन का या फिर एक महीने का या एक साल का टाइम नहीं था, वो बहुत टाइम था, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगा। So human did not appear suddenly, we know that. Their development happened slowly over million of the year, है ना, बहुत टाइम लगा। देन समझते हैं सबसे पहले दिस डेवलपमेंट चेंज्ड। क्या क्या चेंजेस हुए? फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, थिंकिंग एबिलिटी चेंज हुई, ठीक है, सर्वाइवल स्किल बदले, सोशल बिहेवियर बदला, है ना। डेवलपमेंट फ्लो की बात करें तो पहले क्या था, अर्ली ह्यूमंस आए, फिर उसके बाद टूल यूज करने वाले है ना। स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे अब उनको, क्योंकि उनको जिंदा रहना है, ठीक है। पहले क्या करता, पहले उनको बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर बाद में धीरे उनको जब पता चला कि भाई मुझे शिकार करके जिंदा रहना है, तो वहां से टूल्स वगैरह का बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उनके अंदर उनका जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो है उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हुए। फिर उन्होंने सोशल लाइफ को समझा, फिर जाकर धीरे धीरे करके मॉडर्न ह्यूमन जो कि आज के टाइम पर हैं यहां तक पहुंचे। ठीक है, तो अब आगे क्या है, सबसे पहले इसको प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री इसको समझने के लिए ना, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आता है हमारा प्री हिस्ट्री एंड सोर्सेज। तो प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड बिफोर राइटिंग वाज डेवलप्ड। ओके, प्री हिस्ट्री मीन्स जबकि
कोई भी राइटिंग, कोई वर्ड, लाइक लोगों की कोई लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, लोगों को कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था, तब की ये बात है ना। तो उसको कैसे क्या बोलते हैं हम, प्री हिस्ट्री। तो since written record did not exist, information is collected through historical evidence, है ना। लाइक जिस टाइम पर कि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कोई राइटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम के बारे में हमें किसी बुक में तो नहीं लिखा मिल सकता ना। उस चीज़ के बारे में किसी पहाड़ के ऊपर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी गुफा में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता था। तो अब उसके बारे में कैसे पता लगाया क्या कि उस टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन लोग रहते थे। तो उसके सोर्सेज क्या है, सबसे पहले फॉसिल्स, है ना। इवन अगर देखा जाए तो डायनासोर की हम बात करते हैं कि डायनासोर एक टाइम पे हुआ करते थे, बट कैसे, बिकॉज ऑफ फॉसिल्स, है ना। उनके फॉसिल्स वगैरह मिले, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च हुआ, फिर पता चला। स्टोन टूल्स, है ना, इससे पता चला कि आदिवासी लोग कैसे शिकार किया करते थे, कैसे वो अपना पालन पोषण करते थे। कैव पेंटिंग्स, ठीक है, उसमें इसमें पता चला कि लोग जो थे ना पहले के टाइम पे, जब उनको कुछ भी नहीं आता था, तो उस टाइम पे धीरे धीरे करके उन्होंने क्या करा, एक दूसरे से बात करने के लिए या बताने के लिए पेंटिंग वगैरह का सहारा लेना स्टार्ट किया, है ना। अगर मान लो कि मैं शिकार करने गया, तो मैं जिस चीज़ का शिकार करके आया हूँ या करने जा रहा हूँ, मैं उसकी पेंटिंग बना दूंगा, टाइप ऑफ, है ना। इस टाइप से चीज़ें होती थी। ह्यूमन रिमेन्स, ठीक है, आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो भी चीज़ें डिस्कवर की गई, ठीक है। तो दिस सोर्सेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज, ओके, कि उस टाइम पे कैसे लोग रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या करते थे, लाइक वो हमें समझने में हेल्प करता है, प्री हिस्ट्री, ओके। देन आता है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। अब बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट हैपन थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। मीन्स जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट हुआ ना, वो धीरे धीरे करके हुआ, धीरे धीरे करके। मान लो कि अगर एक बच्चे को, जैसे हम जानते हैं ना, सिंपल सा एग्जांपल है, एक बच्चा है जो अभी भी पैदा हुआ है, अब उसको तो कुछ नहीं पता ना, लेकिन धीरे 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 वो बड़ा होगा, तो उसको उसके अंदर लाइक डेवलपमेंट आएगी, है ना, चेंजेस आएंगे, उसके अंदर समझ आएगी। तो सेम वैसे ही, है ना, स्टार्टिंग में लोग बेशक बड़े भी होंगे, बट उनके अंदर वो माइंड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जब टाइम गुजरा गुजरा, तो उनके अंदर वो डेवलपमेंट आता गया, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इम्प्रूव इंटेलिजेंस, मूवमेंट एंड एडेप्शन। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती गई। अगर हम मेजर स्टेजेस की बात करें, तो सबसे पहले आता है अर्ली ह्यूमन, होमो हैबिट्स, होमो एरेक्ट्स, फिर होमोसेपियंस। ये क्या है, ये अभी भी मैंने फर्स्ट में आपको जो वो दिखाया था ना, पिक्चर दिखाया था, फिर से शो करता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो इनके नाम्स हैं वो, ठीक है, कि हर एक टाइम में उनके अलग अलग नाम से उन्हें मतलब जाना गया, यानी कि अलग अलग नाम से उनको हम जान सकते हैं कि उस टाइम पे ये लोग रहे होंगे, या उसके बाद ये लोग आए होंगे, उसके बाद जो थे लास्ट में होमोसेपियंस आए होंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे और लोग आए। तो यहाँ पे क्या है, होमोसेपियंस आर कंसीडर्ड मॉडर्न ह्यूमन, है ना। तो होमोसेपियंस जो है ना, उसे मॉडर्न ह्यूमन की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उस टाइम तक उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह था, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सही हो चुका था, ठीक है, लाइक टुडेज ह्यूमन। environmental changes and survival needs influence this process। तो लाइक टाइम टू टाइम जो है ना, ये चीज़ें प्रोसेस होती गई, बदलती गई। फिर आता है, हाँ, तो सब अब आता है पीलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कल्चर। तो पीलियोलिथिक की अगर बात करें, तो इस टाइम पे बेसिकली क्या होता था ना, कि जो लोग थे वो बेसिकली हंटिंग पे मतलब कि निर्भर थे पूरी तरह, है ना, हंटिंग पे बेस्ड हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लाइक उस टाइम पे जो लोग थे ना, वो पूरी तरह किस पे, स्टोन टूल्स वर यूज्ड, है ना। उस टाइम पे जो लोग थे वो स्टोन टूल्स यूज करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, नोमैडिक लाइफस्टाइल, डिफरेंस ऑन नेचर। लाइक उस टाइम पे जो लोग थे बेसिकली
वो हंटिंग वगैरह पे ज़्यादा वो थे, आ, उनके उसके ऊपर जीते थे। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी। ये लोग ना कभी भी एक जगह नहीं रहते थे। ठीक है, अगर आज आज ये यहाँ पर हैं तो कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। मीन्स कोई जगह ना फिक्स नहीं हुआ करती थी। बट वहीं पे अगर आगे चल के देखें तो बाद में मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि बेटर एंड स्मॉलर टूल्स, है ना, जो पहले जो उनके टूल्स हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह के हुआ करते थे, बहुत भारी हुआ करते थे पेलियोलिथिक पीरियड्स के टाइम पे। बट बाद में जाकर के छोटे छोटे उसमें वो उनको नुकीला बनाया गया। ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन बढ़ा। ठीक है, वहाँ पे लोग जो जानवर थे उनका शिकार वगैरह करना वो हुआ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ स्टार्ट हुई। मोर सेटल्ड लाइफ जो था वो बढ़ा। ठीक है, यहीं से जो देखा जाए तो जब कि लोग एक जगह पे रुक करके लोगों ने काम करना स्टार्ट किया ना, वो यहीं से किया। ठीक है, इस टाइम पे पालन पोषण जो कि एनिमल वगैरह को पालना वगैरह भी स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। अगर मेजर चेंजेस की बात करें, यहाँ सबसे पहले हंटिंग आती थी। ठीक है, पहले हंटिंग पे लोग जिंदा रहा करते थे, लेकिन बाद में फार्मिंग आई। फिर फार्मिंग के बाद ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनी। ठीक है, तो जो हंटिंग है ना, ये हंटिंग बेसिकली पिलियोलिथिक पीरियड में ज़्यादा हुआ करती थी। बाद में आके धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि बाद में एनिमल्स वगैरह को ये लोग पालने भी लग गए थे। ठीक है, फिर आगे तो अब हम आते हैं ब्लॉक 2 पर। ठीक है, ब्लॉक 2 द फूड प्रोडक्शन। ठीक है, सो फूड प्रोडक्शन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड वी नो दैट, है ना। अगर फूड प्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो मे बी आज के टाइम पे जो हम नॉर्मली खाना खा लेते हैं ना, नॉर्मल जो कि आलू है, बैंगन है, या कोई हरी सब्जी है, कोई भी वेजिटेबल है, तो वो ना नहीं उगता कहीं ना कहीं। बट बिकॉज ऑफ फूड प्रोडक्शन नाउ वी कैन गेट एनीथिंग, है ना, इन वेजिटेबल्स, इन लाइक कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम की बात है। वन सेकेंड, जहाँ से कि स्टार्टिंग हुई। तो अर्ली ह्यूमन की अगर बात करें तो अर्ली ह्यूमन कलेक्टेड फूड फ्रॉम नेचर। जो उस टाइम पे जो ह्यूमन थे ना, वो क्या करते थे, नेचर के थ्रू फूड लिया करते थे। ठीक है, जो उनको नेचर से मिला वो उसे खाया करते थे। देन लेटर दे लेटर दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस फूड थ्रू फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, लाइक बिफोर दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम द नेचर, है ना, दे आर डूइंग हंटिंग, दे आर डूइंग लाइक दे आर जस्ट टेकिंग फ्रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट, है ना, जहाँ भी रहते थे। बट नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग फूड थ्रू फार्मिंग। ठीक है, और किससे, एनिमल वगैरह को लाइक एज अ पालतू बना के पालते हैं ना, वैसे करके। ठीक है, अगर मेन सोर्स की बात करें तो मेन सोर्स वॉज फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकेंड परमानेंट सेटलमेंट, फोर्थ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फिफ्थ स्टेबल लाइफ। ओके, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे भी हमने बताया ना, फूड प्रोडक्शन ही जो है एग्रीकल्चर है। ठीक है, पहले वो लाइक कि पहले वो बेसिकली पूरी तरह से ना नेचर पे डिपेंड थे, बट नाउ दे कैन प्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, उसी को बोला गया है फूड प्रोडक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट एंड रेजिंग एनिमल फॉर सर्वाइवल। समझ आया, यानी कि अब लोगों ने क्या करा, जो कि प्लांट्स थे ना उसको उगाना स्टार्ट करा। अब प्लांट्स में कुछ भी आ सकता है, चाहे कोई क्रॉप्स है या कोई ट्री है, कुछ भी है। तो यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है, प्लांट जो है वो लोगों ने उगाना स्टार्ट करा, एग्रीकल्चर के अंदर आ गए। ठीक है, और एनिमल्स वगैरह को मतलब पालना स्टार्ट करा उन्होंने, उनको बड़ा लाइक पालना पोसना बड़ा करना स्टार्ट करा सर्वाइवल के लिए। सो दिस रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन हंटिंग। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट सर्वाइवल थिंग्स, नाउ द डिपेंडेंस रिड्यूस्ड ऑन हंटिंग, है ना। बिफोर दे वर लाइक बेसिकली डिपेंड ऑन हंटिंग, अगर हंटिंग नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा, इस टाइप से। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो रेगुलर फूड सप्लाई, है ना। अब जो कि पहले ऐसा होता था कि अगर आज मिला तो कल या परसों कोई भरोसा नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। बट नाउ दे कैन प्रोड्यूस फूड एवरी डे, दे कैन कीप देमसेल्व्स। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, तो अब क्योंकि उन्होंने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो नॉर्मल सी बात है, खेती करूंगा तो खेती का ध्यान रखने के लिए मुझे रहना पड़ेगा वहां पर।
तो उसी तरह धीरे धीरे करके सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, परमानेंट लोग वहां पे बसने लग गए। फिर थर्ड आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, लोगों ने लेन देन वगैरह स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे। बेटर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर बिकेम द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, है ना। किसी भी सिविलाइजेशन की जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल ही नीचे से स्टार्ट होती है, समझ आए, तो सेम यहाँ पे भी हुआ। देन अर्ली एग्रीकल्चर इन डिफरेंट रीजन्स, तो अब जो धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स, लाइक कि अब जो एग्रीकल्चर है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अगर बात करें तो वेस्ट एशिया हो गया, या चाइना हो गया, या इजिप्ट हो गया, या फिर इंडियन रीजन्स हो गए, ठीक है। तो इन सब जगहों पे जो था अब स्टार्ट हुआ क्या, एग्रीकल्चर वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट हो गए इन सारी जगहों पे, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन से जो था, फूड प्रोडक्शन लाइक कि फूड कलेक्शन से जो था फूड प्रोडक्शन तक का जो चैलेंज था ना, वो हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइक डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होने का जो कि वो है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक चला, बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है वो। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट्स डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स, है ना। सिंपल सी बात है, अगर मेरे यहाँ पे कोई दूसरा लाइक मेरे यहाँ पे कोई मौसम है तो उस मौसम के हिसाब से वहाँ पे अच्छे खाद या फिर अच्छी खेती हो सकती है किसी चीज़ की। अगर आपके वहाँ पे किसी चीज़ की अच्छी खेती होती है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग वेदर होगा, है ना। तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवेयर। एंड रिजल्ट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, अगर फूड प्रोडक्शन की बात करें तो विलेज डेवलप्ड, है ना। अब क्या हुआ, गांव वगैरह डेवलप होने स्टार्ट हो गए, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, फूड स्टोर इम्प्रूव्ड, ट्रेड एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड, सोसाइटी बिकेम ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अगर डेवलपमेंट फ्लो की बात करें तो फूड कलेक्शन सॉरी, एग्रीकल्चर, फिर सेटलमेंट, फिर सिविलाइजेशन। नेक्स्ट अब आता है ब्लॉक 3, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन लाइक क्या था, सबसे पहले जाने। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन वाज अ पीरियड व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड इम्प्रूव डेली लाइफ। ओके, सो ब्रॉन्ज क्या था, लाइक ब्रॉन्ज अगर सॉरी मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकता, मीन्स मैं अभी गूगल ऑन नहीं कर पा रहा यहाँ पे, बट आपको अगर कोई आइडिया ना हो ब्रॉन्ज क्या है तो आप अपने फ़ोन पे सर्च कीजिए और ब्रॉन्ज आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसका जो लोगों ने किसके लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने डेली लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट कर दिया उसका यूज करना, ठीक है। तो ब्रॉन्ज वॉज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टेन, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किससे बनता है वो, कॉपर और टीन को दोनों को पिघला करके जो बनता है वो ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। सो दिस पीरियड ब्रॉट मेजर चेंजेस इन सोसाइटी एंड हेल्प सिविलाइजेशन बिकम मोर एडवांस्ड, ठीक है। मीन्स इससे पहले जहाँ लोग हाथों से काम किया करते थे, जहाँ लोगों को एक चीज करने में बहुत टाइम लगता था, तो जबकि ये टूल्स वगैरह बनने स्टार्ट हुए तो वो काम थोड़ा इजी हो गया उनके लिए, ठीक है। पहले की तरह मेहनत नहीं लग रहा था। डेवलपमेंट फ्लो में देखें तो पहले क्या हुआ, मेटल यूज होता था, मेटल यूज से लाइक मेटल यूज, फिर बेटर टूल्स बने मेटल यूज से, फिर सिटीज में लाइक अच्छी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, इससे सिविलाइजेशन में अच्छा फर्क पड़ा। नेक्स्ट क्या है, मेन फीचर्स ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। मेन फीचर्स ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड, ठीक है। अभी हमने जाना कि ब्रोंज क्या था, कैसे लाइक क्या करते थे उससे। अब यहाँ पे मैंने आपको मैप में डाल रखा है ना, मैप में देखिए बहुत सारी जगह है, ठीक है। एटलांटिक ब्रोंज एज सिस्टम यहाँ पर है, नोडी ब्रोंज एज, तो ये उस टाइम पे जहाँ जहाँ इनके इन्फ्लुएंस थे ना धीरे धीरे के, वो सारी चीज के अंदर दिखाई गई है। तो मेजर फीचर्स की अगर बात करें तो ग्रोथ ऑफ सिटीज, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, राइटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो दिस चेंज्ड दिस चेंजेस हेल्प पीपल लिव इन लार्ज कम्युनिटीज, ठीक है।
क्योंकि अब क्या हुआ, सिटीज में ग्रोथ अच्छा होने लग गया, ट्रेड अच्छा चल रहा है, ठीक है, राइटिंग सिस्टम अब डेवलप हो गया है, लोगों को लिखना पढ़ना आने लग गया है, ठीक है, अब गवर्नमेंट चलने लग गई है, शासन वगैरह चलने लग गया है। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक कम्युनिटी में, लाइक बड़ी कम्युनिटी में रहने का वो आया, कल्चर बना। फिर देखें सांग, लाइक सेंग सिविलाइजेशन ऑफ चाइना। So Shang civilization was one of the earliest civilization of China. It became important because of technology and governance. तो यानी कि जो Shang civilization थे ना, वो बहुत important है, और important क्यों माना जाता है चाइना की हिस्ट्री में? बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस। समझ आया? यानी कि वहाँ की टेक्नोलॉजी जैसे बहुत अच्छी होने लग गई थी, ठीक है, वहाँ डेवलप अच्छा हो रहा था, गवर्नेंस अच्छी चल रही थी, इसलिए। मेजर फीचर्स की बात करें तो ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजीज, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज, सॉरी सिटीज, स्ट्रॉन्ग रूलर्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोग लाइक मानना, धर्म वगैरह सारी चीज़ें। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इन्फ्लुएंस्ड लेटर चाइनीज सिविलाइजेशन। ओके, डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज चेंज्ड ह्यूमन सोसाइटी इन मैनी वेज। मेजर चेंजेस की अगर बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट इंक्रीज हुए, ट्रेड एक्सपेंड हुए, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड हुए, ठीक है, कल्चर बिकम स्ट्रॉन्गर। सो प्रोग्रेस की अगर प्रोग्रेस फ्लो देखे तो एग्रीकल्चर से मेटल यूज तक पहुंचे, फिर सिटीज तक पहुंचे, फिर सिविलाइजेशन। ओके, नाउ द टाइम ऑफ Block 4, Iron Age. So Iron Age began when people started using iron instead of earlier metals. है ना, इससे पहले किसका यूज होता था? मेटल का यूज होता था, ब्रॉन्ज का यूज होता था, बट नाउ दे आर लाइक shifted to iron. Why? Because iron tools were stronger and more useful. Okay, before whatever they are using, that one was not that much like capable, ठीक है, so that's why they shifted on iron age. Okay, iron tools. So this period improved farming, production and societies. मेजर इफेक्ट की बात करें तो बेटर एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, स्ट्रॉन्गर टूल्स बने, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़े। use of iron and its impact. Okay, so iron changed daily life and increased production. Okay, people become more efficient in farming and building. Major impact की बात करें, strong agriculture tools, increased food production, growth of settlement, social transformation. Okay, and next is nomadic groups in Central and West Asia. Nomadic groups moved from one place to another place instead of living permanently. अब जो nomadic groups थे ना, ये कुछ लोगों का लाइक कुछ बहुत सारे लोगों का ग्रुप हुआ करता था। ये इनका बेसिकली काम क्या था? ट्रैवल करना। दे वर ट्रैवलर्स, है ना। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कल वहाँ है तो कल परसों कई और होंगे। एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रैवल करते रहते थे। इनका कोई रहने का एक परमानेंट जगह नहीं हुआ करता था, ठीक है। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो ये और इन्हीं के दौरान देखी जाए तो ट्रेड डेवलपमेंट बढ़ा, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज हुए, माइग्रेशन बढ़े, पॉलिटिकल चेंजेस आए, ठीक है। यानी कि ये क्या थे कि अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग लोगों से बातचीत करना, वहाँ के कल्चर को जानना, अपने कल्चर के बारे में बताना, है ना। ये नॉर्मल सी बात है ना। अगर आप कहीं बिजनेस के लिए जा रहे हो तो आप जाओगे वहाँ पर जाकर आप वहाँ के लोगों से घुलोगे, मिलोगे, उनसे बातें करोगे, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, उनका एक्सपीरियंस सुनोगे। तो ये क्या हुआ? कल्चर एक्सचेंज करना होगा एक टाइप का, है ना। डेवलपमेंट फ्लो की बात करें तो आयरन प्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट सेम चीज चली आ रही है। सो दिस ग्रुप इन्फ्लुएंस्ड मैनी सिविलाइजेशंस। ओके, अलग अलग सिविलाइजेशन में गए, जिसके थ्रू कि उससे अच्छा कनेक्शन भी बना, है ना। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ अच्छी होती हैं,
आपके यहाँ ये चीज़ें अच्छी होती हैं, चलो एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे उससे ट्रेड वगैरह में अच्छी अच्छा हुआ। ब्लॉक 5, ओके। तो ये क्या है, सॉरी ब्लॉक 5 नहीं है, वेट, ओके इसको हम ब्लॉक 5 नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्लीज कट, ब्लॉक 5 मैं आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। ओके, तो अर्ली आयरन एंड सिविलाइजेशन, आफ्टर द अर्ली आयरन एज बिगेन, civilizations expanded further and become more powerful। तो यहाँ पे क्या है कि आफ्टर अर्ली आयरन एज जो होता है ना, जब से उसके बाद जो सिविलाइजेशन थे वो जो थे ज़्यादा एक्सपेंड हुए, ठीक है, और ज़्यादा पावरफुल बन गए। यानी कि पहले जो यूज़ होता था ना आयरन का, अब उसका डबल यूज़ होने लग गया है। आयरन टूल्स हेल्प पीपल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव सेटलमेंट्स, ठीक है। आयरन से जो भी हल वगैरह बनाते थे वो बहुत टिकाऊ होता था, बहुत मजबूत होता था, ठीक है, अंदर तक कूद सकता था। की डेवलपमेंट की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ किंगडम्स, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम बने, ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्ट हुए, इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन वही इंक्रीज होती है जहाँ पर कि अच्छी सुविधा हो रही हो, ठीक है, जहाँ पर कि अच्छी चीज़ें हो रही हो, जहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा। सो दिस चेंजेस क्रिएट्स मोर स्टेबल सोसाइटीज। तो जो ग्रोथ ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स, so during this period small settlements slowly turn into larger kingdoms। जो small settlements यानी कि जो समझौते वगैरह थे, उनकी वजह से क्या हुआ कि जो छोटे छोटे किंगडम्स वगैरह भी थे ना, वो बड़े बड़े जगह पे एक्सटेंड हुए, ठीक है, बड़े बड़े एरियाज को उन्होंने घेरा, ठीक है, बड़े बड़े एरियाज पे उनका की शासन बढ़ा। रूलर्स बिकम मोर पावरफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सिस्टम्स। अगर मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे, हो रहे थे धीरे करके। मेन फीचर्स में आता है सेंट्रलाइज्ड पावर हो गया, जो पावर के पहले लोग छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड हो गया प्रॉपर तरीके से। टैक्स कलेक्शन सिस्टम वो बड़ा अच्छा हुआ। आर्मी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, आर्मी में लोगों को अच्छे हथियार मिले, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी चीज़ें मिली। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम्स, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, जो टेरिटरी थी, जो उनके बॉर्डर वगैरह थे, उनको बहुत आगे तक एक्सटेंड किया गया। सो दिस लेड टू द राइज ऑफ अर्ली एम्पायर। ओके, नाउ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आयरन टूल्स इम्प्रूव फार्मिंग मेथड्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, जिस काम को हाथों से करने में बहुत टाइम लगता था या फिर पहले वाले टूल से करने में ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो और ज़्यादा इजी हो गया है, अब वो उतना टाइम नहीं लगता। मोर फूड मीन्स meant बेटर सर्वाइवल एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, मेजर चेंजेस की बात करें तो इम्प्रूव्ड प्लॉग एंड टूल्स, इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप्स वगैरह के प्रोडक्शन अच्छे हुए, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फार्म लैंड, growth of villages and towns। Okay, so agriculture was very useful, है ना, agriculture became very useful, and because of that they got many things in their kingdoms, in their places। Okay, agriculture become the base of economy, है ना। और एक चीज नॉर्मल सी अगर बात है देखें तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग से हर चीज़ अच्छी नहीं थी। बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर नाउ वी आर हेयर वेन एवर वी आर। ओके, अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो क्या पता आज हम भी आज भी हम वही आदिवासी बने होते या इधर उधर घूम फिर रहे होते, वी डोंट नो। वेट, ओके, ब्लॉक 6 में भी जो आपको दिख रहा है ब्लॉक 6 नहीं है ये, ओके, ये मेरी मिस्टेक है, बट ओके। सो मेन एरिया डेवलपमेंट्स, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। अर्ली सोसाइटी एंड कल्चर डेवलपमेंट्स,
society developed, culture and social system also become more complex. Like जो सोसाइटीज थे वो डेवलप्ड हुए, ठीक है, जो कल्चर एंड सोशल, जो सोशल सिस्टम थे वो और ज़्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था कि और ज़्यादा वो हो गया, बड़ा, ठीक, बड़ा, और वो लाइक ना वो हो गया जटिल जिसको कहते हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया. सो पीपल स्टार्टेड फार्मिंग, स्ट्रगल्ड कम्युनिटीज विथ रूल्स एंड ट्रेडिशंस. ओके, जो तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने जो थे फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटीज, यानी कि जो कि स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटीज वगैरह थे, सोसाइटीज वगैरह थे, उनकी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उनके ट्रेडिशन को अपनाना स्टार्ट कर दिया. सो मेन एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, religion and beliefs, art and agriculture, education and knowledge system. Okay, so this shaped early human civilization. Okay, now social structure in early societies. Society became divided into different groups based on work and rules. मेन फीचर्स की बात करें तो रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, farmer and worker, traders and craftsmen, priests and religious leaders. So this system helped maintain order in societies. Religion and beliefs की बात करें तो religion played a major role in early societies. People believed in natural forces and gods. Okay, key points: worship of nature and elements, ritual and ceremonial, temple and religious practices, influence on daily life. लाइक यहाँ पे बात करें, देखिए पिरामिड जो है ये भी एक कल्चर को वो करता है, ठीक है. यहाँ पे चाइना की बहुत लाइक चाइना में ऐसा माना जाता था कि अगले जन्म में उनको ये सिपाही वगैरह जितने भी उनके सेना है उनको मिलने वाली हैं वापस से सेवा करने के लिए. लाइक अलग अलग उनके खुद के बिलीफ थे, खुद के फेथ थे. सो रिलीजन हेल्प लाइक यूनाइट कम्युनिटीज. तो रिलीजन ने क्या करा, रिलीजन इस वजह से जो होते हैं ना कम्युनिटीज वगैरह बहुत एक साथ आने स्टार्ट हो गई. आर्ट, कल्चर एंड लर्निंग. अर्ली सोसाइटीज डेवलप्ड आर्ट, राइटिंग एंड नॉलेज सिस्टम. ओके, मेजर डेवलपमेंट पेंटिंग एंड sculpture, early writing system, music and storytelling, growth of education ideas. Culture became an important part of life. Okay. So final summary is Iron Age strong kingdoms, agriculture growth, trade expansion, culture development. Okay. Human society became more organized, stable, and advanced over time. Okay. So now here like till block 4 we have finished now. Okay, okay, now let's come to block 5. Okay, so formation of empires. So after early civilization, small states slowly developed into large empires. Okay, empires were big political system ruled by powerful kings or emperors. So they control large territories, different cultures, and many peoples. For key ideas, small kingdoms, conquest, expansion, empire formation. Okay, so like कि आफ्टर अर्ली सिविलाइजेशन में क्या हुआ, जो स्मॉल स्टेट्स वगैरह थे ना वो भी डेवलप होने लग गए, किसमें, लार्ज एम्पायर, लार्ज लाइक कि बड़े बड़े राज्यों में, ठीक है, बड़े बड़े एम्पायर्स में वो डेवलप होने लग गए. ओके, देन आता है व्हाट इज एम्पायर. एम्पायर की तो बात देर से हम कर रहे हैं, बट व्हाट इज एम्पायर ये नहीं बताया मैंने आपको, राइट. सो एन एम्पायर इज अ लार्ज पॉलिटिकल यूनिट रूल्ड बाय अ सिंगल अथॉरिटी. सो एम्पायर क्या है, जो कि बहुत बड़े ग्रुप है लाइक, और एक सिंगल अथॉरिटी के थ्रू रूल किया जा रहा है. तो वो क्या एम्पायर है.
So it includes many regions and different communities under one control. समझ आया? For example, like prime minister is ruling all over the country, and in one country there is a many religion, many peoples, many different things, but still they are united in the one nation. They are united in India. Okay, so in the same way, like एम्पायर क्या है, एम्पायर क्या कहते हैं, जिसके अंडर के बहुत सारे लोग हों, अलग अलग डिफरेंट लोग हैं, बट वो उसके अंडर है, एक बंदे के अंडर है. So empires are stronger than normal kingdoms because of organized administrations. Okay, so empires जो है वो strong होता है बाकी किसी नॉर्मल किंगडम्स वगैरह से. कैसे? क्योंकि उसके पास हर चीज़ होती है ना, ऑर्गेनाइज होती हैं. ठीक है, मेन फीचर्स की बात करें तो लार्ज टेरिटरी होती है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल होते हैं. ठीक है, मिलिट्री पावर अच्छी होती है, टैक्स सिस्टम अच्छा होता है, यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं. राइट. देन ग्रोथ ऑफ अर्ली एम्पायर, है ना, पुराने अगर उस टाइम के एम्पायर्स की बात करें तो एम्पायर ग्रो थ्रू वॉर, ट्रेड एंड पॉलिटिकल कंट्रोल्स. है ना, इट्स नॉर्मल कि जो कोई भी एम्पायर थे, इवन बहुत टाइम तक ना, एम्पायर कोई भी जो ग्रो होता था वो वॉर के थ्रू ज़्यादातर होते थे. है ना, कि मैंने मतलब एक ने दूसरे पे वॉर छेड़ दिया, अगर वो हार गया तो उसकी सारी जो संपत्ति है, पूरा जो कि जो भी उसका राजपाट है, सारा कुछ क्या हो जाएगा, जीतने वाले का हो जाएगा, जो वॉर जीतेगा. ट्रेड हो गया, पॉलिटिकल कंट्रोल, जिनके ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल कंट्रोल्स हैं उसके बिहाफ पर जो होता है वो अपना एक्सपेंशन करते थे. स्ट्रॉन्ग रूलर एक्सपेंडेड देयर किंगडम्स बाय कॉन्करिंग नियर बाय रीजन्स. है ना, जो कि आसपास के रीजन्स पे कॉन्कर करता था वो वहाँ का राजा बन जाता था. फॉर मेजर फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से, बेटर वेपन्स होते थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से, लीडरशिप स्किल्स की वजह से. ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छा लीडर नहीं है ना तो वॉर नहीं जीत सकते. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड टीचर इन योर क्लास एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम देम, सो यू कांट लाइक give your exam nicely. Okay, because you don't know, you didn't understand anything in their classes. Okay, a political unity. Importance of empires means empires help in connecting different regions and cultures. So empires की importance क्या है कि वो help करते हैं एक नए नए रीजन से कनेक्ट करने में. ठीक है, वहाँ से डील करने में. सो दे इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिएट स्टेबल गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बनाता है. ठीक है, ट्रेड एक्सपेंशन, कल्चर एक्सचेंज, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम्स. ओके, सो फॉर शॉर्ट एम्पायर्स शेप्ड एंड फाउंडेशन ऑफ द लेटर पॉलिटिकल सिस्टम. जो एम्पायर्स थे उस टाइम के, वो आज के टाइम लाइक कि जो कि आज के टाइम जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, तो उनकी फाउंडेशंस वगैरह कहीं ना कहीं उस टाइम से स्टार्ट हुई है. राइट, वहीं से कहीं ना धीरे धीरे कनेक्ट होते होते आज ये बहुत बड़ी बात हो गई है. राइट, नाउ इट्स द टाइम ऑफ ब्लॉक 6 एंड एंशिएंट ग्रीस. है ना, so ancient Greece was one of the most important civilization in the world history. It developed advanced ideas in politics, philosophy, art and science. Greek civilization influenced modern western cultures. Okay, so like ancient Greece जो है ना दुनिया की सबसे like important civilization में से एक है. so ये जो है ये डेमोक्रेसी का अर्ली फॉर्म है. ठीक है, जो लोग हैं, लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं थे. ठीक है, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन मानी जाती है अगर देखा जाए तो. ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, ग्रीक सिविलाइजेशन ने दुनिया को क्या दिया है, फर्स्ट फिलोसॉफी दी है उन्होंने. ठीक है, एजुकेशन सिस्टम दिया, अच्छा साइंस के बारे में नॉलेज दी है, लिटरेचर, आर्ट और जो भी आर्ट क्राफ्ट है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो आज भी मॉडर्न एजुकेशन और सोसाइटी में ग्रीक आइडियाज़ का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे है. राइट,
ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करें तो एंशंट ग्रीस वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिटी स्टेट कॉल पोलिस। ठीक है, तो उस टाइम पे जो कि उसके पार्ट्स थे वो अलग अलग छोटे छोटे उसमें डिवाइड थे, उसमें से इसका नाम था एक पोलिस। सो ईच सिटी स्टेट हैड इट्स ओन गवर्नमेंट एंड लॉज। ओके, मीन्स ग्रीक कहने के लिए तो ग्रीक था, बट दे हैव लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल टाइप ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज यू कैन से। ठीक है, जहाँ पे अपनी गवर्नमेंट थी सबकी, ठीक है, अपना रूल था सबका, वैसा टाइप का। फेमस सिटी स्टेट्स में आता है एथेंस, स्पार्टा। ओके, सो एथेंस फोकस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड कल्चर वाइल स्पार्टा फोकस्ड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस थे। एथेंस के लिए फेमस था डेमोक्रेसी और कल्चर के लिए, जहाँ पर कि फिर स्पार्टा फेमस था अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी इन एथेंस। एथेंस डेवलप्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, तो जो वहाँ के लोग थे वो डिसीजन मेकिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। फीचर्स की बात करें तो सिटीजन पार्टनर पार्टिसिपेशन थे वहाँ पे। ठीक है, जो सिटीजन्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे। पब्लिक डिबेट्स होते थे, असेंबली सिस्टम था, लॉ बेस्ड गवर्नमेंट्स थी। ओके, यानी गवर्नमेंट्स जो थी वो भी लॉ बेस्ड थी। अगर कोई सरकार है तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता हर चीज़, जब तक कि वो लॉ में ना लिखा हो। सो दिस सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ओके, आज के टाइम पे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इवन इंडिया भी उसी में आता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, उन चीज़ों से सीख ली गई है ये। ओके, तो स्पार्टा सोसाइटी की बात करें तो स्पार्टा वॉज अ मिलिट्री बेस्ड सोसाइटी। इट मीन्स फोकस वॉज डिसिप्लिन एंड वॉरफेयर। ठीक है, तो यानी कि जो स्पार्टा था वो बहुत मतलब कि मिलिट्री बेस्ड सोसाइटी थी बेसिकली वहाँ पे, और उनका ज़्यादा फोकस जो होता था वो वॉर वगैरह की चीज़ों पे होता था। बट वहाँ की जो की फीचर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती थी, सिंपल लाइफस्टाइल थी, लिमिटेड फ्रीडम था कंपेयर टू एथेंस। ठीक है, एथेंस क्योंकि कल्चर वाइज को ज़्यादा वो करता था, प्रायोरिटी देता था, वो वॉर को कम देता था, तो इस वजह से वो वहाँ का जो था कल्चर वगैरह ज़्यादा अच्छा था। बट एथेंस का जो था वॉर सिस्टम अच्छा था। स्पार्टा वॉज पावरफुल इन वॉर बट लेस फोकस्ड ऑन कल्चर। ओके, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये है उनके कंट्रीब्यूशंस, है ना। फिलोसफी हो गया, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ओलंपिक गेम्स जो है वो वहीं से आया है, आर्किटेक्चर एंड आर्ट, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ें हैं जो कि एंशिएंट ग्रीस से दुनिया भर में फैली हैं। ठीक है, दिस आइडिया स्टिल इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम्स। ओके, सो क्विक समरी में अब देखते हैं। सबसे पहले क्या था, एम्पायर्स, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल ग्रेस, सिटी स्टेट्स, डेमोक्रेसी और कल्चर नॉलेज। ओके, सो एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड ग्रीस शेप्ड पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर हमारे ये बुक खत्म होती है। ओके, and all the best for your exam now. Okay, thank you for watching. See you in the next class. Thank you.